नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ 145% कर दिया है। अब यह डरने वाली बात है या हंसने वाली बात है, लेकिन बात बात में कहने वालों की आज हम खबर लेने वाले हैं, जो कहते हैं कि मूर्खता की इस लड़ाई में फायदा भारत को होगा। कह दिया जा रहा है और मान भी लिया जा रहा है। वैसे अमेरिका में टैरिफ इसलिए चल रहा है क्योंकि उसे लगता है कि चीन ने अमेरिका के बाजार को कैप्चर कर लिया है और अमेरिका की फैक्ट्रियां बंद हो गई, सूख गई। क्या भारत में चीन का प्रभाव नहीं पड़ा? भारत में कभी चीन को लेकर प्रदर्शन हुआ करते थे, मगर अब कोई आवाज सुनाई नहीं देती। भारत में इन दिनों क्या चल रहा है? शरबत जिहाद की फर्जी और नफरती बहस पैदा की जा रही है। दुनिया ड्रोन बना रही है और भारत के लोग मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को खोज खोज कर लाते हैं और खुद को मात दिए जा रहे हैं। वक्त खत्म हुआ तो शरबत ले आए। रामदेव जैसे लोगों को मोदी सरकार से एक कानून बनाना चाहिए और उस कानून में लिखा जाना चाहिए कि काम का मतलब एक ही होगा। हम जब भी काम करेंगे मुसलमानों से नफरत करने के मुद्दे खोज कर लाएंगे और उसी में व्यस्त रहेंगे। इसी को काम कहा जाएगा। दरअसल भारत को अब केवल विशालकाय गड्ढा खोदना चाहिए ताकि इस तरह की बहस पैदा करने वालों के लिए गिरने का एक बड़ा सा मैदान हमेशा उपलब्ध रहे। चीन के सामान को लेकर भारत में कोई प्रदर्शन नहीं, न चीन को ललकारा जा रहा है, लेकिन भारत के एक शानदार उत्पाद को लेकर शरबत जिहाद जैसी फर्जी बहस पैदा की जा रही है। भारत का गोदी मीडिया इस व्यापार युद्ध को कितना महत्व दे रहा है, उससे पता चल जाता है कि वह आपकी आर्थिक हालत को कितना महत्व देता है। चीन अमेरिका को ललकार रहा है और भारत में चीन को लेकर बहस तक नहीं। भारत और चीन के बीच इस समय कोई सीधी विमान सेवा नहीं, 2020 से नहीं है, जबकि भारत और चीन का व्यापार 2015 से 2022 के बीच 90% से अधिक बढ़ गया। चीन और भारत के बीच $100 अरब से ज्यादा का व्यापार हो चुका है और दोनों देशों के बीच सीधी विमान सेवा भी नहीं। ऐसी खबर छपी है कि 5 साल बाद अब विमान सेवा बहाल करने पर दोनों देशों के बीच बात होगी। यह बता रहा है कि भारत और चीन के बीच का रिश्ता कितना विचित्र है। इससे न दुश्मनी समझ आती है, न दोस्ती का पता चलता है। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर लिखा है कि भारत ने मोबाइल फोन के बाजार के 80% हिस्से पर चीन की फोन कंपनियों का कब्जा है। शाओमी, हुआई, वीवो और ओप्पो कंपनियों के फोन भारत में छा गए हैं। आप भारत में बनी एक चीज का नाम बताइए जिसका चीन के बाजार में 50% या 80% तक कब्जा हो। इस सवाल से आपको स्किल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया जैसे तमाम नारों का खोखलापन दिख जाएगा। हालत यह है कि मोबाइल छोड़कर अब मखाना बोर्ड बनाकर जनता के बीच नई उम्मीद परोसी जा रही है कि दुनिया का बाजार मखाना को लेकर भारत का इंतजार कर रहा है। चीन और भारत के बीच अविश्वास के कई मोड़ हैं, सीमा पर तनाव भी है, लेकिन इसी देश के राष्ट्रपति को झूला झुलाया गया और व्यापार के मामले में अब हम झूलते जा रहे हैं। जब भारत चीन से अपना व्यापार घाटा कम नहीं कर सका, एक ऐसा उत्पाद नहीं बना सका जो दुनिया के बाजार में और चीन के बाजार में चीनी उत्पादों को टक्कर दे सके, तो भारत सरकार और उसके लिए माहौल बनाने वाले विद्वानों को ठीक से बताना चाहिए कि ट्रंप और चीन की टक्कर में भारत का फायदा कैसे हो जाएगा। भारत में अक्सर कई लोग मानते हैं कि चीन एक बंद देश है। दरअसल ये वो लोग हैं जो कुछ भी मान सकते हैं। नोटबंदी जब मान लिया तो चीन एक बंद देश है, उसे मानने में इन्हें दिक्कत क्यों होगी? आपके स्क्रीन पर 2 नंबर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं। 2019 में चीन में 14.5 करोड़ पर्यटक दुनिया भर से घूमने पहुंचे और इसी साल दुनिया भर से 1 करोड़ 10 लाख पर्यटक ही भारत घूमने आए। भारत के पर्यटन मंत्रालय ने आंकड़ा दिया है कि जनवरी से अक्टूबर 2024 के बीच करीब 77 लाख पर्यटक ही भारत घूमने आए। अभी भी कोविड के पहले 2019 के आंकड़ों से यह 10% कम है। वैसे तो कुंभ में दावा कर दिया गया है कि 54-55 करोड़ लोग कुंभ आए, लेकिन यूपी की जीएसटी के आंकड़े इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं करते और 55 करोड़ की गिनती कैसे कर ली गई, इस पर भी विवाद है। भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों की कोई कमी नहीं, लेकिन कभी हम कब्र खोदने लग जाते हैं तो कभी ताजमहल को लेकर ही चुनौती देने लग जाते हैं। भारत चीन से मोबाइल फोन के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जबकि भारत में मोबाइल का कितना बड़ा बाजार है, तो कम से कम पर्यटन के मामले में चीन को टक्कर तो दे सकता था। चीन के लोग दूसरे देशों की सैर करने के मामले में भारत से बहुत आगे हैं। चीनी पर्यटक एशिया में ही ज्यादा घूमते हैं, लेकिन भारत कम आते हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर लिखा है कि 2019 में करीब 17 करोड़ चीनी यात्री दुनिया की सैर करने गए। भारत आए केवल 3.5 लाख से भी कम। क्यों?
भारत में तो बौद्ध धर्म से जुड़े अनगिनत स्थल हैं। इसके अलावा भी भारत की अपनी शानदार विरासत है, इमारतें हैं। तो चीन के यात्री भारत आना पसंद क्यों नहीं करते, जबकि चीन के यात्री ज्यादातर एशिया के देशों में ही जाते हैं। श्रीलंका और मालदीव उनकी पहली पसंद है। इसका तो यही मतलब है कि बुद्ध सर्किट बौद्ध धर्म की मूल विरासत होने के बाद भी भारत चीन के पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सका। पर्यटन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? साबुन और फोन का निर्माण तो नहीं करना पड़ता, बल्कि सदियों पहले जो इमारतें बनी हैं उन्हीं को ठीक से रखना होता है। लेकिन हम इस मामले में भी कहां हैं, आपको दिख जाएगा जब आप आंखें खोलेंगे। इन्होंने जिस तलखी से चीन पर निशाना साधा है, वैसी तलखी से तो प्रधानमंत्री मोदी गलवान से लेकर पूर्वी लद्दाख के तनाव के दौरान चीन पर निशाना नहीं साध पाए। पीयूष गोयल ने कहा है कि चीन ने अनुचित व्यापार प्रथाओं का फायदा उठाया और दुनिया के देशों ने 3 दशक तक इस बात को नजरअंदाज किया। आज अमेरिका जो कर रहा है या जो हो रहा है, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार की दशकों से चली आ रही गलतियों की वजह से कर रहा है। तो सीधा चीन पर ही पीयूष गोयल डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। खुद नहीं बताते कि भारत क्यों पीछे रह गया चीन से। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया ने कौन सा तीर मार लिया? नोटबंदी के बाद से भारतीय उद्योगों ने चीन को टक्कर क्यों नहीं दी? चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा क्यों इतना ज्यादा है? किसी भी देश के साथ इतना ज्यादा व्यापार घाटा नहीं है जितना चीन के साथ है। 2022-23 में 85 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हो गया चीन के साथ भारत का। ट्रंप अपने देश के लिए परेशान है कि चीन से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा, तो भारत इस बात से क्यों नहीं परेशान है? रूस से भारत का व्यापार घाटा 57 अरब डॉलर का है। इस बार पीयूष गोयल राजीव गांधी को ले आए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से कहते हैं कि राजीव गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्या समझौता किया, जिसके बाद चीनी उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम कर दिया गया। चीन ने भारत में अपना माल डंप करना शुरू कर दिया, जिसने लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को खत्म कर दिया और हम चीन पर निर्भर हो गए। गोयल कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल खत्म होते होते व्यापार घाटा जिस स्तर पर था, वो यूपीए के 10 साल में 25 गुना बढ़ गया। कहां से तर्क ले आते हैं? राजीव गांधी के कार्यकाल में तो चीन के साथ व्यापार 100 अरब डॉलर से अधिक का नहीं हुआ, ना मनमोहन सिंह के समय। जो भी हुआ मोदी सरकार के समय हुआ, तब जब सीमा पर तनाव भी रहा, इसी दौरान सबसे अधिक बढ़ा। यानी चीन के साथ व्यापार घाटा तो मोदी सरकार के समय भी बढ़ा। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रियों को मोदी की सरकार तभी तक दिखाई देती है जब तक आप उनसे सवाल नहीं करते हैं। जैसे ही आप उनसे सवाल करते हैं, उन्हें नेहरू की सरकार दिखाई देती है, इंदिरा गांधी की सरकार दिखाई देती है, राजीव गांधी की सरकार दिखाई देती है, मनमोहन सिंह की सरकार दिखाई देती है, लेकिन 11 साल से चल रही मोदी की सरकार दिखाई नहीं देती। 2004-05 में जो व्यापार घाटा 1.5 अरब डॉलर का था चीन के साथ, वो 2014-15 में बढ़कर 48 अरब डॉलर का हुआ। 10 साल बाद 2023-24 में यह घाटा बढ़कर 85 अरब डॉलर का हो गया। ये आंकड़े आपके सामने हैं। पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर में चीन को किया जाने वाला निर्यात 9.37% कम हो गया और चीन से होने वाला आयात भारत में 9.8% बढ़ गया। क्या इसके लिए भी राजीव गांधी की नीतियां जिम्मेदार थी? प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां और ये मंत्री कब जिम्मेदार होंगे? पीयूष गोयल माहौल देखकर चीनी सामान पर लगने वाले टैरिफ की बात करने लगे। राजीव गांधी ने तो झूला नहीं झुलाया। 2014 से 25 के बीच चीन के साथ आयात बढ़ता गया, इसके जिम्मेदार राजीव गांधी मिल गए। शुक्र है जवाहरलाल नेहरू नहीं मिले। लेकिन आप देखिए कि कैसे जवाबदेही से बचने का रास्ता निकाला जाता है। मोदी सरकार पास्ट टेंस में ही रहती है, प्रेजेंट टेंस दिखाई और सुनाई भी नहीं देता। भारत का व्यापार घाटा तो सिंगापुर से भी है, इराक से भी है, इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी है। क्या यह भी राजीव गांधी के कारण है? आप 11 साल से क्या कर रहे थे? जुलाई 2018 में राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई। इसमें अध्ययन किया गया कि भारत के उद्योगों पर चीन के उत्पादों का क्या असर पड़ा है। इस कमेटी के चेयरमैन शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल थे। इस रिपोर्ट में लिखा है कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तरक्की करनी होगी, इतनी कि सेक्टर का योगदान जीडीपी में 25% हो जाए। क्या भारत की मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में 25% योगदान हो गया है? पीयूष गोयल बता दें कि 25% हुआ है या नहीं। आज भी यह 16% के आसपास है। इस कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि चीन से आयात के कारण खासकर स्टील के क्षेत्र में कई एमएसएमई, मध्यम व लघु उद्योग बंद हो गए। टेक्सटाइल और सोलर इंडस्ट्री में जहां लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वहां भी नकारात्मक असर पड़ा। 11 साल हो गए। क्या मोदी सरकार दावा कर सकती है कि उसने भारत के उद्योगों पर चीन के उत्पादों के असर को पलट दिया?
राजीव गांधी मनमोहन सिंह का उदाहरण देकर मोदी सरकार के मंत्री कब तक बचते रहेंगे? 2007 और 8 से लेकर 2017 और 18 के बीच भारत की तरफ से चीन को किया जाने वाला निर्यात मात्र $2.5 अरब से बढ़ा और चीन से होने वाला आयात तो $50 अरब से ज्यादा बढ़ गया। भारत और चीन के बीच आंकड़ों को कैसे भी देखिए, भारत की मेक इन इंडिया से लेकर स्किल इंडिया और तमाम नीतियों की नाकामी आपको दिख जाएगी और नाम लिया जा रहा है राजीव गांधी का। भारत चीन के सामानों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, लेकिन संसद की समिति कहती है कि भारत के इस मामले में जो नियम हैं काफी कमजोर हैं। समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि इस कारण भारत के व्यवसायों को नुकसान पहुंचता है, नौकरियां चली जाती हैं। कमेटी ने कहा था कि इस तरह से सामान आयात करने वालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। चीनी सामान सस्ता है, भारत का कानून कमजोर है और सीमाओं पर आवाजाही आसान है। इस वजह से डंपिंग काफी बढ़ गई है। व्यापार उपचार महानिदेशालय डीजीटीआर को सतर्क रहना चाहिए। प्रभावित पक्ष जब तक डीजीएडी के पास पहुंचते हैं उनका नुकसान हो चुका होता है। चीनी सामान की अंडर इनवॉइसिंग भी होती है, यानी कम राशि का बिल बनाया जाता है ताकि कीमत को आयात करने वाले पर ट्रांसफर कर दिया जाए और निर्यात करने वाले को कस्टम और टैक्स ड्यूटी कम भरनी पड़े। ट्रंप को लगा कि चीन से नुकसान हो रहा है तो ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी कहा और दूसरे कार्यकाल में भी। पीयूष गोयल अब क्यों बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो अपने काम का ब्यौरा क्यों नहीं देते कि क्या किया। अगर समिति के सुझावों पर अमल किया गया तब फिर चीन से आयात क्यों बढ़ता जा रहा है, व्यापार घाटा क्यों नहीं कम हो रहा है। या तो संसद की समिति ने ही कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर हम चीन को अपने बाजार का एक्सेस दे रहे हैं जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ चीन अपने बाजार को बहुत चालाकी से हमसे बचाकर रखे हुए है। कमेटी ने लिखा है कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS को भी चीन की तरह कार्रवाई करनी चाहिए। जाहिर है कमेटी मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में ही कह रही है और मोदी सरकार के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल राजीव गांधी मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल मंत्री जी को पता है कि गोदी मीडिया ये सब रिपोर्ट तो पढ़ेगा नहीं, विपक्ष के लोग पढ़ भी लेंगे तो कहीं रिपोर्ट छपेगी नहीं, जनता को पता चलेगा नहीं। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में लॉन्च हुआ, इसके 3 साल बाद 2018 में संसद की समिति इसके एक कार्यक्रम को लेकर टिप्पणी करती है। इस वीडियो में दिख रही साइकिल की तस्वीर पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये साइकिलें भारत में खरीदी गई हैं या चीन से आयातित हैं। लेकिन इसी तरह की पब्लिक बाइक सिस्टम के बारे में संसद की समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक बाइक सिस्टम लाया गया ताकि कम किराए पर लोगों को साइकिलें मिल जाएं। स्कीम की तारीफ की गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि इस स्कीम को चीन ने हाईजैक कर लिया। हम चीन से सस्ती साइकिल आयात करने लगे हैं जो सही नहीं है। इसके बजाय हमें लोकल लेवल पर साइकिलें खरीदनी चाहिए, भारत की फैक्ट्रियों से खरीदनी चाहिए। चीन से लाई गई ये साइकिलें काफी सस्ती होती हैं। 2017-18 में जितनी भी साइकिलों का आयात हुआ उनमें से 85% साइकिलों का बिल अंडर इनवॉइस किया गया, यानी कम दिखाया गया। जाहिर है कोई मुनाफा कमा रहा था और टैक्स भी नहीं दे रहा था। तो इस चोरी का लाभार्थी कौन है और भारत की साइकिल फैक्ट्रियों से क्यों नहीं खरीदा गया? अब इसका जवाब कौन देगा? राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, या हम सभी बस पकड़कर चलें जवाहरलाल नेहरू के पास? क्या करना चाहिए? गोदी मीडिया में आपने कितनी रिपोर्ट इस तरह की साइकिलों पर देखी जिसके बारे में संसद की समिति ने कहा है? 2019-20 में चीन को 1,18,000 करोड़ का निर्यात किया गया। 2022-23 में चीन को 1,22,000 करोड़ का निर्यात किया गया। आप खुद देख सकते हैं कि चीन को किया जाने वाला निर्यात कितना स्थिर है, जबकि चीन से होने वाला आयात इसी दौरान 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 7 लाख करोड़ से अधिक हो गया। भारत के वाणिज्य मंत्री को बताना चाहिए कि चीन में भारत की कितनी फैक्ट्रियां हैं या कितनी भारतीय कंपनियों का दफ्तर है और भारत में चीन की कितनी फैक्ट्रियां हैं और चीनी कंपनियों के दफ्तर हैं। चीन की BYD ने टेस्ला के पसीने छुड़ा दिए हैं। चीन में बनी बैटरी भी दुनिया के बाजारों में धाक जमा रही है। चीन की AI डीप सीक अमेरिका के चैट GPT को टक्कर दे रही है। भारत क्या कर रहा है? शरबत जिहाद की बहस कर रहा है, औरंगजेब की कब्र खोदने में लगा है और रामनवमी की शोभा यात्रा में गंदी गंदी गालियों वाला डीजे बजा रहा है। भारत और चीन को मिला दें तो दुनिया की आधी आबादी इन्हीं 2 देशों में रहती है, लेकिन व्यापार के मामले में दुनिया के आधे व्यापार पर अमेरिका और चीन का कब्जा है। वो जमाना गया जब खराब चीजों को चाइनीज कहा जाता था। आज चीन में बनी कारें, बैटरी, ड्रोन से लेकर कई चीजों की अपनी साख है। भारत चीन को व्यापार के मामले में टक्कर क्यों नहीं दे सका? क्या भारत के पास चीन की तरह हुनरमंद कारीगर नहीं है? चीन ने जिस कौशल का विकास 50 वर्षों में किया, क्या भारत के कारीगर और मजदूर उसके सामने टिक सकते हैं? चीन कितना आगे निकल गया, इस पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया। राहुल गांधी ने संसद में भी विस्तार से इस पर बात रखी। इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी बता रहे हैं कि भारत को भी ड्रोन में निवेश करना चाहिए क्योंकि चीन इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है।
राहुल का कहना है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अलावा आज कोई भी चीज चीन के ड्रोन का मुकाबला नहीं कर सकती। यह ड्रोन आसमान से नहीं आया, बल्कि खिलौना के सेक्टर में चीन ने बाजी मार ली। खिलौना बनाने के हुनर ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी को एडवांस कर दिया। राहुल यह भी बताते हैं कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में निवेश करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि यही आपकी कार से लेकर एआई तक में लगती है। तो हम केवल व्यापार घाटा देख रहे हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे कि प्रोडक्ट और इनोवेशन के मामले में चीन कहां पहुंच गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का मानना है कि उनका सपना चीन को नंबर 1 बनाने का है, ना कि अमेरिका के बाद नंबर 2। कांति वाजपेयी ने अपनी किताब इंडिया वर्सेस चाइना में चीन और भारत एक दूसरे को ऐतिहासिक रूप से किस नजरिए से देखते रहे हैं, इसका दिलचस्प विश्लेषण किया है, आपको पढ़ना चाहिए। जगरनॉट प्रकाशन से आई इंडिया वर्सेस चाइना किताब के लेखक कांति वाजपेयी लिखते हैं कि डेंग शाओपिंग कहते थे, अपनी ताकत कभी दिखाओ मत, अपने सही समय का इंतजार करो और आगे आगे मत कूदो। चीन कभी अपना इरादा जाहिर नहीं करता, अपने दम पर अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। चीन मॉस्को को भी इस लड़ाई में अपना साथी नहीं मानता और भारत को एक छोटा पड़ोसी देश मानता है। कांति वाजपेयी लिखते हैं कि चीन के नजरिए में भारत एक महान शक्ति नहीं है, महत्वपूर्ण शक्ति जरूर है, लेकिन चीन ने इससे आगे या इससे ज्यादा कभी स्वीकार नहीं किया। कांति वाजपेयी ने अपनी किताब में चीन के नजरिए की पड़ताल की है। इस किताब में कांति वाजपेयी एक प्रसंग बताते हैं। मई 1999 में अमेरिका और नेटो के एयरफोर्स ने बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर बम गिरा दिया। इस हमले में 3 चीनी पत्रकार मारे गए। चीन ने ऐसी हालत कर दी कि अमेरिका को बाकायदा माफी मांगनी पड़ी। चीन में प्रदर्शन शुरू हो गए, बीजिंग में अमेरिकी दूतावास पर हमला हो गया। मजबूर होकर अमेरिका को गलती स्वीकार करनी पड़ी, एक बार नहीं। कांति वाजपेयी लिखते हैं कि कई बार माफी मांगनी पड़ी और हर्जाना भी देना पड़ा। अप्रैल 2001 में अमेरिका के खुफिया विमान ने चीन के विमान को निशाना बनाया, लेकिन इसके बाद अमेरिका का विमान चीन की धरती पर गिर गया। चीन ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया तो अमेरिका को लिखकर माफी मांगनी पड़ी थी। अब हम यहां आपको बार बार इस प्रसंग की याद नहीं दिलाना चाहते। दोस्ती की बात की जाती है, लेकिन अमेरिका ने भारतीयों को हाथ में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पहनाकर सैनिक विमान से भेज दिया। बीजेपी के नेता इसे सही ठहराने में लग गए, तरह तरह से बचाव करने में लग गए। किसी देश का कानून तोड़ेंगे तो सजा होगी। अमेरिका ने कई देशों के साथ ऐसा तो नहीं किया, लेकिन भारत के साथ किया। क्या अमेरिका चीन के साथ ऐसा कर सकता था? यह सवाल किससे पूछा जाए, पीयूष गोयल से या राजीव गांधी से? ट्रंप बदहवास तो हो गए हैं, चीन पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% तक पहुंच गए हैं। तब भी चीन पीछे नहीं हट रहा, बल्कि हांगकांग स्थित उसके विदेश मंत्रालय से बयान आया है कि चीन से उम्मीद मत करना कि उसकी तरफ से फोन आएगा। अमेरिका को सुनाते हुए चीन ने कहा कि टैरिफ की बर्बरता से जिस तरह से देशों को मजबूर किया जा रहा है कि वे हाथ में कटोरा लेकर रहम की भीख मांगने लग जाएं, चीन से ऐसी उम्मीद ना ही करें तो बेहतर है। चीन से कभी फोन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि चीन का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार नहीं है, लेकिन चीन कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। ट्रंप समर्थकों को अब भी लगता है कि चीन पर 145% टैरिफ लगा देने से वहां की फैक्ट्रियों का माल बिकना बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जनता बगावत कर देगी। तब शी जिनपिंग को बात करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कितनी उम्मीद है चीन की जनता से? खुद अमेरिका अपने यहां की जनता की बगावत को या प्रदर्शनों को कुचलने के तरीके खोज रहा है। चीन की जनता से उम्मीद कर रहा है कि वह बगावत कर दे। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आवाज उठाई तो देश से ही निकाला जाने लगा, और अब अमेरिका चाहता है चीन की जनता बोले, प्रदर्शन करे, क्योंकि उसे सूट करता है। चलते चलते आपकी पढ़ाई लिखाई की भी बात कर देता हूं। चीन ने जिस स्तर की यूनिवर्सिटी बनाई है, भारत को कम से कम कब्र खोदने के मामले में एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बना लेनी चाहिए थी, है कि नहीं? 2024 की क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में चीन की 5 यूनिवर्सिटी थी और भारत की एक भी नहीं। दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में चीन की 29 यूनिवर्सिटी थी और भारत की केवल 11। दुनिया की टॉप 1000 यूनिवर्सिटी में चीन की 56 यूनिवर्सिटी शामिल थी, भारत की 30। 100 यूनिवर्सिटी की सूची में भारत कहां है? चीन की 5-5 यूनिवर्सिटी हैं, भारत की एक भी नहीं। असल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को शामिल कर लिया जाता तो भारत का नाम पहले नंबर से लेकर 1000 नंबर तक नजर आता, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को शामिल नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में 2 महिलाओं ने एक्सक्यूज मी कह दिया तो उन्हें पीट दिया गया। वेज बिरयानी की जगह गलती से चिकन बिरयानी पहुंच गई तो रेस्तरां के मालिक राहुल राजवंशी को जेल भेज दिया गया। मथुरा के सोमेश गौतम बीटेक की पढ़ाई पढ़ रहे थे, पुलिस उठाकर ले गई
और उनका एनकाउंटर कर दिया गया, पांव में गोली मार दी गई। अब कोर्ट ने 12 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए हैं। इनमें 5 दारोगा हैं, क्योंकि एनकाउंटर फर्जी पाया गया है। यही है आज का भारत। 11 साल में आज भारत को इस स्थिति में होना चाहिए था कि वह कई उत्पादों के मामले में चीन को टक्कर दे सके, लेकिन हम बिरयानी को लेकर और रूह अफ़ज़ा को लेकर उलझे हुए हैं। छाता तक चीन से बनकर आ रहा है। क्या मोदी सरकार के 11 साल में भारत छाता बनाकर भी चीन को टक्कर नहीं दे सकता था? भारत $31 मिलियन का छाता आयात करता है, इसमें से 95% छाता चीन से आता है। तो आप क्या बना रहे थे? इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है। मोदी का भारत बातें बना रहा है, जैसे पीयूष गोयल बातें बना रहे हैं राजीव गांधी और मनमोहन सिंह का नाम लेकर। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।